युवा साथियों को सतीश मोड़ का फिर से नमस्कार। अभी तक जो हमने यहाँ कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ की यात्रा की है, पिछले 6 एपिसोड में हमने ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है त्रिगुणा कुंडली का, उसको समझने का प्रयास किया है। उसमें 3 प्राइमरी एनर्जी ड्राइवर्स सत्व, रजस और तमस, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। और उसके बाद में 3 कंपोजिट ड्राइवर, जिसमें सत्व रजस, सत्व तमस और रजस तमस, इसके बारे में हमने बात की। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनका कॉम्बिनेशन है सत्व रजस और तमस का, वो है सत्व रजस तमस तीनों इकट्ठे। क्योंकि ये कोई से भी गुण प्योर फॉर्म में हमारे व्यक्तित्व में नहीं रहते। ये सारे 7 जो कॉम्बिनेशन है, 3 प्राइमरी, 3 कंपोजिट और एक तीनों का कॉम्बिनेशन, ऐसे ये 7 एनर्जी ड्राइवर्स जो है, जिसके द्वारा हमारा पूरा मूल स्वभाव बनता है। तो आज हम सत्व, रजस और तमस, ये जो कॉम्बिनेशन जो है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सत्व, रजस, तमस में क्या है, मिक्सचर है तीनों बातों का, जहाँ पर अध्यात्म भी है, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना भी है और रेजिस्टेंस टू चेंज भी है, कुछ न करने का भी मन है। ये तीनों को मिला करके क्या बनेगा? इन तीनों को मिला करके जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। कि इस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, मतलब उसमें बहुत ज्ञान होगा या नहीं होगा, उसको कुछ स्किल होगी या नहीं होगी, वो जैसा भी व्यक्ति है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना एक एटीट्यूड, एक स्वभाव लेकर के चलता है। और जितने भी लोग उसके आसपास रहते हैं वो उसको पहचानने लगते हैं कि अरे इसका एटीट्यूड ही ऐसा है। तो ये एटीट्यूड, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इसको हिंदी में हम कहेंगे उसका दृष्टिकोण, उसका रवैया, उसका बात करने का, चलने का ढंग, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसकी मनोदृष्टि क्या है। ये सारे शब्द जो है वो एटीट्यूड के लिए हम प्रयोग में कर सकते हैं। उसके मनोभाव क्या हैं। तो जो कुछ भी हमने बताया कैरियर गाइडेंस के बारे में, हमने आपकी सभी स्किल्स के बारे में बात की, इंटेलेक्चुअल एनर्जी के बारे में बात की और तीनों प्राइमरी एनर्जी के बारे में बात की, लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से आपके कैरियर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली जो बात है वो आपका एटीट्यूड है। कोई भी व्यक्ति जो आपको जॉब दे रहा है, वो चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति उनके कंपनी में ना काम करे या उससे उनको डील करना पड़े जो एक ऐसे स्वभाव का है जो उनको पसंद नहीं है, या ऐसा व्यक्ति वो अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेना चाहेंगे जो कि हर बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ फैला रहा है, विद्वेष फैला रहा है। ऐसा सबका रहता है कि हमको ऐसे एटीट्यूड का व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए। तो यह जो 7वीं जो एनर्जी है सत्व, रजस, तमस, इसके कॉम्बिनेशन की, यह हमारा एटीट्यूड क्या है इसके बारे में हमको बताती है। तो ये हमारे लिए भी जानना बहुत आवश्यक है। और जब एक बार हमको यह मालूम चलेगा कि ऐसा हमारा एटीट्यूड है, तो हम दूसरों के भी स्वभाव को ज़्यादा अच्छे से परखना प्रारंभ करेंगे कि अच्छा इस तरह से एटीट्यूड होता है। एक बात मैं यहाँ पर कॉशन कर देना चाहूँगा कि इसके यहाँ पर मैं यह नहीं कहना चाहता कि कोई एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है, या कोई चीज़ जो है वो बहुत ही होना ही चाहिए और कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। एक स्वभाव है व्यक्ति का और स्वभाव के आधार के ऊपर वो काम करता है। केवल उसको समझने की यह प्रक्रिया है। और यह स्वभाव किस बात के ऊपर आधारित होता है, तो उसके लिए 4 बातें हैं। एक तो यह है कि उसकी भावनाएं कितनी तीव्र है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी भावनाएं कितनी तीव्र है, उसकी फेथ, उसकी विश्वास, उसका आत्मविश्वास वो कितना है, वो भी उसके एटीट्यूड को प्रभावित करता है। उसका झुकाव किस तरफ है, किस तरह का काम वो करना चाहता है, किस तरह का काम वो अवॉइड करना चाहता है, और रेजिस्टेंस टू चेंज जो है उसका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। और कोई भी बात करते हुए, सुनते हुए उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। ये चारों बातों का सम्मिश्रण जो होता है वो एक तरह से उसके एटीट्यूड को निर्धारित करता है। अभी यदि हमको ये समझ में आया कि एटीट्यूड जो है यह कैरियर गाइडेंस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो
यहाँ पर किस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने ये जो एटीट्यूड है उसको 5 तरह से समझने का प्रयास किया है कि कुछ किस तरह के लोग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। उनको कुछ भी बताया जाए लेकिन उनको ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है। ऐसा हम इसको नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं। लेकिन इसको मैं यदि पॉजिटिव तरीके से सोचूं तो ऐसे व्यक्ति आइडियोलॉजिकल होते हैं। एक बार उनको ये समझ में आ जाए कि यही मेरी आइडियोलॉजी है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो उसके लिए एक एनर्जी का कारण बन जाता है। अभी आज के समय में हम देखें तो जो इज़म जो कहते हैं, बहुत सारे कम्युनिज़्म है, वो भी एक तरह से एक रिजिड प्रवृत्ति है कि वो कहेंगे कि हाँ हमको इसी तरह से जीना है और सबको भी इसी तरह से जीने के लिए हमको कार्य करवाना है, उसके लिए वो काम करते हैं। और भी कई तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं। आइडियोलॉजिकल तरीके से व्यक्ति जब जीने का प्रयास करता है तो उसके बारे में बड़ा कठोर रहता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये एक एटीट्यूड एक तरह का होता है। दूसरा थोड़ा रहता है, वो उसको हम कहेंगे एसर्टिव। वो व्यक्ति जो है वो आइडियोलॉजिकली उतना स्ट्रांग तो नहीं होगा, उतना फैनेटिक तो नहीं होगा, उतना फंडामेंटलिस्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो वो करना चाहता है वही करेगा। आपकी बातों को सुनने की तो उसकी क्षमता है। जो आइडियोलॉजिकल है वो तो शायद आपकी बात को सुनना भी नहीं चाहेंगे, केवल अपनी ही बात कहना चाहेंगे। लेकिन जो एसर्टिव जो है वो उसमें थोड़ी स्वीकारात्मकता ज़्यादा है। वो अपनी बात तो आपसे कहेगा ही और आपकी बात भी सुनेगा, लेकिन जो अपनी बात जो है उससे वो विचलित नहीं होगा कभी, उसके ऊपर वो अडिग रहेगा। ये थोड़ा उसमें फ़र्क आया। तीसरा जो है वो व्यक्ति थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला रहता है। कुछ ना कुछ यदि आपने कहा तो उसको स्वीकार करने की उसकी मानसिकता होती है। इसको मैं निगोशिएटिंग एबिलिटी भी कहता हूँ। जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वो बहुत अच्छा निगोशिएटर भी होता है। यदि हम सब्जी खरीदने गए और पहले वाला कठोर एटीट्यूड हमने लिया और उसने कहा कि सब्जी हम 20 रुपये पाव देंगे और आपने कहा कि नहीं मुझको 10 रुपये पाव लेना है, देना हो तो दो नहीं तो मैं चला, ऐसा आप करेंगे तो आपको सब्जी मिलेगी नहीं। लेकिन ये जो व्यक्ति है फ्लेक्सिबल है, लचीला है, वो कहेगा अच्छा मैं 15 रुपये देता हूँ, वो कहेगा नहीं 19 रुपये देता हूँ, तो कहीं 17-18 रुपये के ऊपर वो आकर के निगोशिएट कर लेंगे। तो जो तीसरा जो व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो सामने वाले की बात को भी समझ रहा है और अपनी बात को भी समझ करके कहीं पर एक विन विन सिचुएशन लाने का प्रयास कर रहा है। जरूरी नहीं कि ये सबसे बेस्ट बिहेवियर हो। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता चल रही हो या भारत और चीन के बीच में वार्ता चल रही हो और हमने फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कहा कि अच्छा ठीक है आप ये रख लो, हमको चलेगा, जैसा पहले कई सरकारों ने किया है, तो वो इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पर ठीक नहीं है। पहले इसमें तो रिजिड एटीट्यूड ही लगेगा। तो हर एक तरह के कैरियर में और क्या परिस्थिति है वहाँ पर उस तरह का एटीट्यूड आवश्यक होता है। चौथा जो है उसको मैं कहता हूँ कोऑपरेटिव एटीट्यूड, सहयोग की भावना। अभी हम कोऑपरेशन के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म ही काम करता है। जहाँ पर हम टीम में काम करते हैं तो कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म होता है, उसमें कुछ अपनी तरफ से देना पड़ता है, कुछ अपना लॉस सहन करना पड़ता है, तभी जाकर के कोऑपरेशन होता है। वहाँ पर केवल फ्लेक्सिबिलिटी से काम नहीं चलता। फ्लेक्सिबिलिटी से विन विन सिचुएशन तो हो सकती है, लेकिन यदि एक टीम वर्क करना है तो कहीं ना कहीं खुद का थोड़ा सा नुकसान सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तभी कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म काम करता है। और ऐसे हम हर जगह देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, सहकारिता होती है, उसमें हर एक अपना थोड़ा सा नुकसान सहते हुए सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। और पांचवा एटीट्यूड जिसको मुझे लगता है कि हम सभी अपने आसपास देखते हैं वो होता है समझौता करने वाली प्रवृत्ति। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आसपास के सभी चीज़ों से समझौता करके एक किसी तरह जीवन निकल जाए या सर्वाइवल हो जाए। ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर हमको समझौता करना पड़ता है। जैसे एक किशोर कुमार का गाना है, समझौता गमों से कर लो। गम तो आते रहते हैं, लेकिन यदि आपने गमों से समझौता नहीं किया तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा उस कवि ने कहा और बड़ा बड़ा अच्छा गाया भी है। तो ये समझौता का एक एटीट्यूड होता है। तो एक कठोर और आइडियोलॉजिकल से लेकर के समझौता, ऐसे 5
जो मैंने आपको स्केल बताई, इस तरह से अपना एटीट्यूड रहता है। कई बार मैं ऐसे लेक्चर देने जाता हूँ तो समझौता एटीट्यूड के लिए कई बार मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम भी ले लेता हूँ। बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, 10 साल तक उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का निर्वाह किया, लेकिन प्रधानमंत्री बने रहने के लिए बहुत ही वर्चुअस व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने अपने आसपास के कई करप्ट मंत्रियों के रहने के बारे में समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर मैं असर्टिव हो गया, यदि मैं यहाँ पर कठोर हो गया तो मेरा प्रधानमंत्री पद नहीं रहेगा। तो इस तरह से व्यक्ति सक्सेसफुल समझौता करते हुए भी व्यक्ति प्रधानमंत्री 10 वर्ष रह सकता है। तो कैरियर गाइडेंस में हर एक व्यक्ति, हर एक का अपना मूल स्वभाव है, उनका मूल स्वभाव है, और इसके लिए वो अपने आप को पहचानते हुए उन्होंने सही ढंग से पहचाना कि उनका व्यक्तित्व क्या है। उन्होंने समझौता किया और 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री भी रहे। तो कैरियर गाइडेंस में यह बड़ा आवश्यक है कि हमको ये समझ में आए कि हमारा मूल स्वभाव क्या है इस एटीट्यूड के बारे में, और जब हम कोई भी कैरियर ढूंढने जा रहे हैं तो हम ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पर वह उपयोगी हो। इसके लिए मैं कई बार कहता हूँ कि यदि आपको कोई टीम निगोशिएशन के लिए भेजनी हो तो उस टीम में यदि आपने सारे फ्लेक्सिबल भेज दिए तो भी काम नहीं चलेगा। कई बार वो आपको जो नहीं देना है वो भी दे करके आ सकते हैं। यदि आपने सभी कठोर प्रवृत्ति वाले भेज दिए तो शायद निगोशिएशन होगा ही नहीं, और यदि आपने सभी समझौता प्रवृत्ति वाले भेज दिए तो आप जितना देना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा दे करके आ जाएंगे। तो यह पहचानना बड़ा आवश्यक है आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन व्यक्ति किस तरह के स्वभाव का, और एक अच्छी टीम का कंपोजिशन करें ताकि निगोशिएशन जो है उसमें आपको मालूम हो कि कितना देना है और कितना नहीं देना है। तो इस तरह से आखिरी जो मैंने आपको ये बताया एटीट्यूड, इस तरह से पूरे 7 एनर्जी ड्राइवर जो हैं यह हमारे कैरियर गाइडेंस के लिए बड़े उपयोगी हैं। और ये 7 एनर्जी ड्राइवर का उपयोग मैंने जब आपकी RST पर्सनालिटी रिपोर्ट जो बनाई है उसमें किया है। जब आप टेस्ट देते हैं और अपनी RST पर्सनालिटी रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें ये 7 एनर्जी आपके अंदर किस तरह से चल रही है और उसका क्या प्रपोर्शन है और क्या कॉम्बिनेशन है, उसके आधार के ऊपर आपकी पर्सनालिटी की एनालिसिस की जाती है। कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट में इसी तरह की पर्सनालिटी में आपके जो डोमिनेंट सत्व रजस तमस गुण हैं और जो 4 तरह के कर्मों के जो प्रकार बताए उसको आधार लेकर के कैरियर गाइडेंस है। और यह आपका कर्म और ये आपका स्वभाव, यह मिलकर के आपकी लीडरशिप स्टाइल किस तरह से निर्धारित करता है, वह लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट में है। तो यदि अभी तक आपने satishmore.com पर जाकर के टेस्ट नहीं दिया होगा तो टेस्ट दीजिए और अपनी रिपोर्ट लीजिए। कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझको satishmore@triguna-yoga.com पर पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।